हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे सीरीज़ के एक इम्पोर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो कि थीसिस स्टेटमेंट के रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे एसए का जो पेपर है उसके हवाले से थीसिस स्टेटमेंट का जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या चीज़। अक्सर टीचर्स जो हैं वो भी थीसिस स्टेटमेंट का जिक्र करते रहते हैं। बहुत सारी जगहों पे लेक्चर्स जो होते हैं वहाँ पे भी थीसिस स्टेटमेंट का ज़िक्र होता है, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ क्या है? इसको कैसे समझा जाता है? इसको आसान लफ्ज़ों में हम किस तरह समझ सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो है एक्चुअली है क्या चीज़? तो आज मैंने भी इसी इसी को समझाने की कोशिश की है, तो आइए मिल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह जो है समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अब देखें बेसिकली जो थीसिस स्टेटमेंट है, it is a sentence that states the main idea of writing। ये बेसिकली वो सेंटेंस होता है जो कि आप उस राइटिंग में पर्टिकुलर राइटिंग जो है ऐसे राइटिंग की डेफिनेटली होगी, उसमें जो कुछ लिखने जा रहे हैं उसका क्या है मेन आइडिया होता है, जिसके गिर्द पूरी आपकी वो राइटिंग जो है वो रोटेट करेगी, उसी के इर्द गिर्द मतलब वो जो है आप लिखेंगे। टोटल जो आपका वो ऐसे होगा। तो ये क्या है मेन आइडिया है। आप ये बात क्लियर कर लें, ये देखें ये क्या है मेन आइडिया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू अरेंज लिंक कंट्रोल एंड डिफाइन द आइडियाज विद इन एन ऐसे। दूसरा सवाल होता है क्यों ये लिखी जाती है? क्योंकि एक ऐसे जो है कोई भी एक टॉपिक जनरली दिया जाता है उसकी बहुत सारी डायमेंशन हो सकती हैं, बहुत सारी डायमेंशन। तो आप फिर जो है कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे आप चले जाएंगे। तो ये क्या करती है आपको एक रिस्ट्रिक्ट करती है, आपको एक पैटर्न बना के दे देती है, आपको एक पाथ जो है वो बना के दे देती है कि इस पाथ के अंदर एक बाउंड्रीज सेट कर देती है कि इन बाउंड्रीज के अंदर अंदर आपने जो है ये चीज़ें जो है करनी है। तो ये क्या होगा इट आल्सो हेल्प्स टू अरेंज, चीज़ों को अरेंज किस तरह करना है, लिंक किस तरह करना है, कंट्रोल किस तरह करना है एंड डिफाइन द आइडियाज विद इन एन ऐसे। तो ये सारा जो इसका रोल होता है ये इस सिलसिले में होता है। आगे देखें, इट इज नॉट अ टॉपिक। इट इज नॉट अ टॉपिक, ये टॉपिक नहीं होता। रेदर इट रिफ्लेक्ट्स एन ओपिनियन और जजमेंट दैट अ writer has made about a particular topic and shows the dimensions in which the writer will discuss the topic। अब इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो राइटर की ओपिनियन या जजमेंट जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उसको उसके मुतालिक बहुत सारे जो हैं डायमेंशंस हो सकती हैं। आप उसमें चंद एक पार्टिकुलर डायमेंशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं या उस टॉपिक को आपने इस एंगल से समझा है। हर कोई एक टॉपिक के बारे में मुख्तलिफ एंगल से लोग उसको समझ सकते हैं, लेकिन आपने किस एंगल से समझा है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी एक ओपिनियन या जजमेंट जो होगी राइटर की हैज मेड अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक एंड शोज द डायमेंशंस। अब वो जो उसने जो उसके बारे में ओपिनियन बनाई है उसकी डायमेंशंस को भी ये शो करेगी कि जिसमें राइटर जो है टॉपिक को डिस्कस करेगा। मिसाल के तौर पे ये भी डिफाइन करेगा जो पार्टिकुलर ऐसे है ये किस चीज़ के मुतल्लिक है और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी समझ सकते हैं। इट कीप्स द लिंक ऑफ योर ऐसे विद द टॉपिक। सब्जेक्ट मैटर से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं जब वो लिख रहे होते हैं एक बात से दूसरी बात, लेकिन आपने लिंक किससे करना है टॉपिक के साथ करना है। तो इस ये क्या करती है आपके ऐसे का जो लिंक है टॉपिक के साथ करती है। अब आप थोड़ा सा और सिंपली इसको देखने की कोशिश करें। थीसिस बेसिकली होता क्या है? थीसिस जो है एक थीसिस इटसेल्फ किसको कहते हैं? वो थीसिस नहीं है जो यूनिवर्सिटी पेपर में आप लिखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है और थ्योरी है दैट इज पुट फॉरवर्ड एज अ बेस और प्रीमिस टू प्रूव्ड एंड टू बी प्रूव्ड एंड मेंटेन्ड। ये एक ऐसी थ्योरी या स्टेटमेंट है जिसको एक बेस मान के उसको प्रूव किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। अगर आप फिलोसॉफिकल राइटिंग में देखें तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि जो थीसिस है वो एक प्रीमिस है, एक बेस होती है जिसको डायलैक्टिकल मेथड्स में भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा। इसको क्या कर लिया जाता है, इसको एक बेस कंसीडर कर लिया जाता है और उसकी बुनियाद पे जो है आपने कोई है, कोई नया फलसफा जो है
वो प्रूव करना है, तो इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एक बेस कंसिडर कर लिया जाता है। तो क्या है, पुट फॉरवर्ड एज अ बेस टू बी प्रूव्ड एंड मेंटेन्ड। सिंपल वर्ड्स में ये बेसिकली बनते हैं। अब मैं मजीद इसको आसान करने की गर्ज से अब एक टॉपिक लिया है जो कि हंगर है। अब हंगर के बारे में आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात होंगे, हंगर क्या है, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। पार्टिकुलर कंट्रीज़, ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें हंगर के बारे में जो है बहुत सारे डायमेंशंस आप ले सकते हैं। एक पार्टिकुलर केस स्टडी, एक पार्टिकुलर कंट्री की केस स्टडी आप ले सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया की केस स्टडी ले सकते हैं। लेकिन जो थीसिस स्टेटमेंट है, वो मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया था कि उसको ना तो इतना जनरल होना चाहिए और ना इतनी स्पेसिफिक हो कि उसमें फिर एक दो डायमेंशन ही रह जाए। मतलब इतनी जनरल ना हो, ना ही इतनी स्पेसिफिक हो, इस काबिल हो कि उसमें आप कुछ लिखने के काबिल हो सकें। काफ़ी कुछ जो ऐसे में रिक्वायर्ड है उसको आप लिखें। जितना ज़्यादा आपने लिखना उतने फिर उसको आप जनरलाइज करते जाएं, उसमें लिखते जाएं। तो हंगर है, हंगर को अगर आप देखें तो वर्ड हंगर हैज़ मैनी काजेज एंड इम्पैक्ट्स। अब इसको क्या किया है, हंगर को मैंने क्या किया, वर्ड हंगर के साथ लिंक कर दिया, हैज़ मैनी काजेज एंड इम्पैक्ट्स। एक वर्ड हंगर का मैं एक रेफरेंस दूंगा, फिर उसकी इसकी काजेज, जो मेन मेन काजेज हैं उनको डिस्कस करूंगा, फिर इसके इम्पैक्ट डिस्कस करूंगा। ये एक टॉपिक था, इसको कई डायमेंशंस में लिखा जा सकता था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसकी एक बेस बना दी है कि एक इसकी बाउंड्री बना दी है। इस बाउंड्री में मैं जो है ऐसे लिखने जा रहा हूँ, और इसमें मैंने इसको क्या कर दिया है, और इसको पैटर्न में जो है एक शेप कर दिया है, ताकि जो है अब मैं एक ऐसे को जो है एक एक बाउंड्री में लेके जो है आगे चलूंगा। अब एक और टॉपिक मैंने लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान टॉपिक था, अब थोड़ा सा एक और टॉपिक लिया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये एक टॉपिक लिया है। अब इसके ऊपर एक थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज प्री रिक्विजिट, economic security is prerequisite to national security of any country because it can ensure human security, promote development process, support the goals of independent foreign policy, fulfill the security expenditures, and strengthen the base of a nation in many ways. अब क्या किया है, अब इन मैनी वेज जो है, ये कुछ वेज तो मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके साथ मैं कुछ और वेज जो हैं वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो है इसको लिंक कर दिया नेशनल सिक्योरिटी के साथ। ये टू सेपरेट वेरिएबल से जब भी इस तरह का कोई ऐसे आए, तो एक इनमें से एक वेरिएबल को आपने क्या करना है, एक काज बन जाएगा, दूसरा उसका इफेक्ट बन जाएगा कि ये होगा तो वो होगा। इस तरह एक ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाला एक ऐसे आया था, स्टूडेंट ने सेपरेट ह्यूमन डेवलपमेंट को अलहदा लिख दिया और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अलहदा लिख दिया। हालांकि इनमें जो है आपको क्या करना था, एक को जो है काज बनाना था, दूसरे को इफेक्ट बनाना था। तो ये एक चीज़ है इसमें। एक तो सबसे पहले जो इसके पार्ट्स होते हैं थीसिस स्टेटमेंट के, एक इसका पार्ट ये होता है कि इसमें आपने टॉपिक को लिंक करना होता है। टॉपिक एक इसका जो है, अगर आप इसको यूँ समझें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक लिखना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और फिर जो है आपने इसकी क्या करनी है, डायरेक्शन सेट कर देनी है। तो ये तीन आपके जो है इससे जो है एक थीसिस स्टेटमेंट के जो है बनेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको समझाया। इस तरह की जो थीसिस स्टेटमेंट है वो लिखी जाती है, ना तो ये ज़्यादा जनरल होती है, ना ही ज़्यादा नैरो होती है। जितना लेंथी ऐसे आपने लिखना हो उसमें उतना इसको जनरलाइज करते जाएं, तो वो चीज़ें इसमें कंपाइल आप करते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसकी कोशिश की है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको समझा सकूं। एक इसमें क्या होता है कि आप टॉपिक को क्या कर लेते हैं, एक शेप दे लेते हैं, फिर आपको पता होता है कि इस एक जो ओपन एंडेड टॉपिक होता है वो आपके फिर क्या हो जाता है, शेप में आ जाता है। फिर उसके ऊपर आपको लिखना जो है आसान हो जाता है, आपको डायमेंशंस की क्लैरिटी हो जाती है, और ऐसे जो है ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगी। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो बनाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बना लेंगे। बाकी कहते हैं कि इसको लिखना कहाँ होता है, तो इसको आप कोई भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है उसके बिगिनिंग में भी आप लिख सकते हैं, सेंटर में भी लिख सकते हैं, उसके एंड पे भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको रिफ्रेज करके आप लिखते जाएं। तो ये बेसिकली अब मैंने आई थिंक कि अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि थीसिस स्टेटमेंट जो है
वो क्या चीज़ होती है। इसके अलावा बाकी मैंने इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ऐसे सीरीज़ में, जिसमें बॉडी पैराग्राफ है, काउंटर स्टांस का पैराग्राफ है, आउटलाइन है, टाइप्स ऑफ ऐसे है, ऐसे होता क्या चीज़ है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको सर्च कर सकते हैं। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो भी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कंटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके मुतल्लिक जो है आपके आपके क्वेश्चन को जो है एड्रेस किया जाए। तो आप मज़ीद इसकी अगर पिक्चर वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें ज़ूम करके। और थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।